नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। हम लोग उच्चतर माध्यमिक कक्षा यानी कि इंटरमीडिएट का व्यवसाय अध्ययन विषय पढ़ रहे हैं। इस विषय के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोग को चाहूँगा कि अगर आप लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और साथ-साथ नोटिफिकेशन जो बेल आइकन होता है इसको भी दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? और आप लोगों के साथ मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करूंगा जो कि है 7895860757 और हमारा इंस्टाग्राम आईडी जो कि है शिक्षा सबको। तो इन सब माध्यमों से आप हमको मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी जो भी परेशानी होगी उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे और साथ में आप लोगों से एक बार फिर वो अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले अपने दोस्त जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से पढ़ रहे हों उनके साथ हमारे इन वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिए। हम लोगों ने मॉड्यूल 4 प्रारंभ किया है व्यवसाय प्रबंध प्रकृति एवं क्षेत्र की। कुछ लोगों ने कहा था कि अभी एग्जाम्स आने वाले हैं तो एग्जाम से रिलेटेड जो चैप्टर्स हैं वो हमको पहले पढ़ने चाहिए, तो इसलिए हम लोग मॉड्यूल 4 पढ़ रहे हैं जिसके के अंतर्गत हम लोग ने मॉड्यूल 4 के अंतर्गत जो पाठ 10 है प्रबंध के मूलाधार उसका पहला भाग पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम लोग बात करेंगे कि हमने पहले क्या पढ़ा था। हमने क्या क्या चीजें देख ली हैं। हमने देख लिया कि प्रबंध का अर्थ क्या होता है, हमने प्रबंध के उद्देश्य के बारे में भी जान लिया है और फिर हमने प्रबंध की विशेषताओं की बात भी कर ली है और साथ में हमने प्रबंध की प्रकृति के बारे में भी पढ़ा है। आज हम लोग प्रारंभ करेंगे प्रबंध के स्तर से। तो प्रबंध के स्तर क्या होते हैं? जो प्रबंध किया जाता है, जो मैनेजमेंट होता है, हमने ये पढ़ा है कि वो समूह में किया जाता है। ठीक है ना, वो प्रबंधकों के समूह द्वारा किया जाता है। तो प्रबंध क्या होता है? प्रबंध प्रबंधकों का एक समूह है। तो वो जो प्रबंधकों का समूह होता है उसमें सारे प्रबंधक एक ही लेवल के नहीं होते हैं, एक ही स्तर के नहीं होते हैं। जो प्रबंध है उसको कई सारे स्तरों में बांटा जाता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसमें 3 स्तर के बारे में बात करेंगे जैसे कि आपकी किताब में दे रखा है। तो इन स्तरों के अंदर भी फर्दर और सारे स्तर हो सकते हैं। ठीक है ना। तो अब होता क्या है कि इनको बांटते इस हिसाब से हैं कि इनके अलग अलग दायित्व और अधिकार होते हैं। हर मैनेजर के, हर प्रबंधक के अलग अलग दायित्व और अधिकार होते हैं। कुछ जो प्रबंधक होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, वो पूरे व्यवसाय के उद्देश्य के बारे में निर्णय लेते हैं। ठीक है ना, पूरा समग्र रूप से मतलब पूरे को कंबाइन करके पूरी कंपनी के बारे में जो निर्णय लेते हैं, ऐसे भी कुछ प्रबंधक होते हैं। कुछ प्रबंधक ऐसे होते हैं जो कि जो निर्णय ऊपर के स्तर पे लिए गए हैं उनको छोटी जो नीतियां हैं, ठीक है ना, उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं। जैसे उत्पादन के लिए अलग, बिक्री के लिए अलग। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग विभागों के माध्यम से जो ये उद्देश्य रखे गए हैं बड़े मैनेजर्स के द्वारा पूरी कंपनी के लिए, उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्य संपन्न करते हैं। और कुछ प्रबंधक क्या होते हैं, वो कर्मचारियों की दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के पर्यवेक्षण से संबंध रखते हैं, मतलब उनका सुपरविजन करते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार अलग अलग प्रकार के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रबंधकों को 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना। एक वर्ग तो होता है सबसे ऊपर उच्च स्तरीय प्रबंध। ठीक है ना। उसके नीचे ये जो दूसरा लेवल आप देख रहे हैं ये है मध्य स्तरीय प्रबंध, मतलब बीच का। और सबसे लास्ट में होता है निम्न स्तरीय प्रबंध। ठीक है ना, जिसमें सुपरवाइजर्स आते हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर जो आए वो उच्च स्तरीय प्रबंध हो गया जिसमें कि एमडी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना, मुख्य कार्यधिकारी, ये सब लोग शामिल होंगे। उसमें बोर्ड भी आएगा साथ में। फिर नीचे ये है ये मिडिल मैनेजमेंट है। ठीक है ना। इसमें कौन कौन लोग आते हैं? इसमें से जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, जैसे मैंने बताया ना, उत्पादन, बिक्री, ऐसे अलग अलग विभाग होते हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक संस्था में, संगठन में। ठीक है ना। वो अगर उत्पादन से संबंधित नहीं तो उसमें दूसरे टाइप का कोई विभाग होगा। ठीक है ना। तो बिक्री का होगा, वित्त का होगा, ऐसे बहुत सारे विभाग रहते हैं। तो इस हिसाब से जो प्रबंध के स्तर हैं वो 3 स्तर हो गए, उच्च स्तरीय, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध। ठीक है, तो अब आपकी जो किताब में चित्र दे रखा है इसकी सहायता से हम पूरा समझ जाएंगे क्या क्या चीजें हैं। तो इसमें क्या है, जो ये रेखा चित्र है इसमें दिखा रखा है कि सबसे ऊपर जो उच्च स्तरीय प्रबंध है उसमें कौन कौन लोग होंगे। उसमें संचालक मंडल, जो मैंने बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जिसको बोलते हैं, बीओडी बोलते हैं उसको। ठीक है ना। और प्रमुख कार्याधिकारी, ठीक है ना, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर हो गया, चेयरमैन हो गया। तो ये सब लोग इसमें शामिल होंगे। कौन से लेवल में? सबसे ऊपर वाले लेवल में।
ठीक है, जिसको बोलेंगे उच्च स्तरीय। इनका क्या काम रहता है? इनका काम रहता है पूरी कंपनी के उद्देश्यों को निर्धारित और परिभाषित करना और पॉलिसी बनाना, नीतियां बनाना, नीतियों को प्रतिपादित करना, ये काम है उच्च स्तरीय प्रबंध के। इसके बाद आता है मध्य स्तरीय प्रबंध। इसमें कौन होते हैं? इसमें विभागीय प्रमुख और मैनेजर्स होते हैं, प्रबंधक होते हैं। मतलब जैसे मैंने आपको बताया था उत्पादन का अलग विभाग होगा, तो उत्पादन का जो प्रमुख होगा वो इसमें आएगा मध्य स्तरीय में। ऐसे ही जो मैनेजर्स होंगे वो भी मध्य स्तरीय में आएंगे। इनके काम क्या होते हैं? इनके काम होते हैं जो विभाग के उद्देश्य हैं, जो पूरी कंपनी के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विभाग के भी कुछ उद्देश्य बनेंगे। ये सारे जो विभागों के उद्देश्य होते हैं ये जुड़ के कंपनी के उद्देश्य को हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं प्राप्त करने में। तो विभागीय उद्देश्यों की पहचान करना और निम्न स्तर को इन उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में मार्ग दिखाना, मतलब जो नीचे के मैनेजर्स हैं उनको गाइड करना, ये किसका काम है? मध्य स्तरीय जो मैनेजर्स हैं उनका काम है। इसके पश्चात आता है निम्न स्तरीय, सबसे नीचे वाला। उसमें कौन कौन होते हैं? उसमें पर्यवेक्षक और फोरमैन होते हैं, जिनको सुपरवाइजर्स आप इंग्लिश में बोलते हैं। इसमें सुपरवाइजर और फोरमैन आते हैं। ये लोग क्या करते हैं? ये सीधे सीधे जो कर्मचारी हैं, जो सबसे निचले स्तर पर हैं, उनके साथ डील करते हैं। उनको दिन प्रतिदिन के जो काम हैं वो बताते हैं, उन काम को करवाते हैं और साथ में सुपरविजन करते हैं, पर्यवेक्षण करते हैं कि कहीं पे अगर कोई दिक्कत है तो उसमें उसकी मदद करेंगे, ठीक है ना, उसको समझाएंगे। तो ये सब काम कौन करता है? ये निम्न स्तर के प्रबंधक करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, जैसे हमारा स्तर कम हो रहा है मैनेजमेंट का, वैसे वैसे संख्या लोगों की बढ़ रही है। यहाँ केवल 3 दिखा रखे हैं प्रतीकात्मक रूप में, यहाँ 5 हैं, यहाँ और ज्यादा है, ठीक है ना, और यहाँ सबसे ज्यादा है। तो इस प्रकार से जैसे जैसे आप इस पिरामिड से नीचे उतरेंगे, ठीक है ना, ये जो आकृति है, इस आकृति में जैसे हम नीचे उतरेंगे तो व्यक्तियों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, ठीक है ना। तो अब आप समझ गए होंगे, उच्च स्तरीय जो है वो पूरी कंपनी के बारे में डिसीजन लेंगे, मध्य स्तरीय अपने डिपार्टमेंट के बारे में डिसीजन लेंगे, और निम्न स्तरीय वाले जो वर्कर से रिलेटेड डिसीजन हैं, किससे क्या काम कराना है, काम कब करना है, कैसे करना है, काम को करवाने का जो मेन जिम्मा है वो निम्न स्तरीय प्रबंधकों के पास रहता है। और सबसे अंत में जो चेन है उसमें कर्मचारी आते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रबंध के विभिन्न स्तरों के बारे में हमने बात की है। इसके पश्चात आता है प्रबंध के कार्य। तो प्रबंध के कार्य मुख्यतः 6 श्रेणियों में बांटे जाते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से? योजना, संगठन, ठीक है ना, नियुक्तिकरण, निदेशन, समन्वय और नियंत्रण। तो इसको हम एक एक करके इन सारे जो कार्य हैं इनको देखेंगे, ठीक है ना। ये सारे प्रबंध के कार्य होते हैं। तो प्रत्येक संगठन में क्या होता है? प्रबंधक कुछ आधारभूत कार्य करते हैं, वो ये वाले हैं सारे, ठीक है। सबसे पहला कार्य है योजना बनाना। अगर आप कहीं जा रहे होते हैं तो आप सबसे पहले निर्णय लेते हैं कि आपको कैसे जाना है, कब जाना है, कैसे और किस प्रकार, किस माध्यम से जाना है, ठीक है ना। तो अगर आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है तो उस हिसाब से आप जाने का प्लान बना लेते हैं, उसकी योजना बना लेते हैं। अगर आपको पता है कि कहाँ जाना है तो आपको जाने की, जो पहुंचने की जो संभावना है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है ना। तो जो योजना बनाना होता है उसमें क्या आपको डिसीजन लेना होता है, इसमें निर्णय लेना होता है। आपको क्या निर्णय लेना होता है कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और क्यों करना है। ये सब किसके पार्ट हैं? योजना बनाने के, ठीक है। तो योजना बनाने में क्या चीजें सम्मिलित होती हैं? उसमें होता है समस्या का समाधान करना, जो प्रॉब्लम आपके सामने है उसका समाधान करना और उसके हिसाब से निर्णय लेना। तो जब कोई समस्या किसी मैनेजर के सामने आती है, ठीक है ना, मान लीजिए किसी एक माल को कोई उत्पादन हो रहा है किसी वस्तु का और उसमें कुछ समस्या आ गई उत्पादन होने में, ठीक है, कोई मशीन खराब हो गई। तो अब मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि उसके सामने कौन कौन से विकल्प हैं, ठीक है ना। उसके सामने विकल्प है कि वो मेंटेनेंस वाली टीम को फोन करे और वो आके उस मशीन को ठीक कर दे, ठीक है ना। उसके पास विकल्प है कि वो उस मशीन की जगह जो दूसरी मशीन है उसका उपयोग कर ले, ठीक है। तो उसके पास समाधान के लिए जो विकल्प हैं वो होने चाहिए। प्रबंधक को ये पता होना चाहिए कि उसके समाधान के लिए कौन कौन से उसके सामने विकल्प मौजूद हैं और उसको उनमें से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना चाहिए। जो सबसे सही विकल्प है, सबसे सही ऑप्शन है उसको चुनाव करना चाहिए, ठीक है ना। और जो ये चुनने की प्रक्रिया है इसी को ही निर्णय लेना कहते हैं, ठीक है ना। इसी के अंदर ये जरूरी होता है डिसाइड करना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, जो हमने अभी शुरू में बात की, ठीक है ना। तो
चयन की इसी प्रक्रिया को निर्णय लेना कहते हैं। और जो ये पूरी प्रक्रिया है जिसमें जिस जिस हिसाब से वो निर्णय ले लेता है तो वो उसको बोलेंगे योजना बनाना। ठीक है ना। तो योजना का अनिवार्य भाग क्रियाओं के लक्ष्यों और कार्यक्रमों को निर्धारित करने का होता है। मतलब आपने जो योजना बनाते हैं उसके हिसाब से आप तय करते हैं कि आपको कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त करने हैं और किस प्रकार के जो कार्यक्रम उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपको करने हैं। ठीक है ना, बनाने हैं। ये योजना भी कई प्रकार की होती है, जैसे दीर्घ अवधि की, लंबी अवधि की योजना, छोटी अवधि की योजना, सब आप आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है। अगली बात है संगठन करना। तो संगठन करना क्या है? योजना बनाने के पश्चात जब आपने एक बार योजना बना ली तो अब उस योजना के हिसाब से आपको क्या क्या सामान लगाने हैं। ठीक है ना, जो फर्म की क्रियाएं हैं और भौतिक संसाधन हैं उनका संगठन करना अगला स्टेप है। ठीक है ना, अब आपको उसके हिसाब से जो आपने योजना बनाई है, जो प्लान बनाया है, उसके हिसाब से जो कंपनी की जो एक्टिविटीज हैं, जो क्रियाएं वो कंपनी करती है और जो उसके पास संसाधन उपलब्ध हैं उनका संगठन करना होता है। ठीक है ना, अगला स्टेप है ये, जिससे कि कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाया जाए। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, इसमें उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु क्या होता है, आपको जो उद्देश्य प्राप्त करने हैं, जो संगठन के उद्देश्य हैं, उसके लिए सुगम और प्रभावी कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए, सही तरीके से काम हो उसको सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्यों, विभागों और कर्मचारियों, ठीक है ना, इन सब के बीच अधिकार एवं दायित्व के संबंध की स्थापना करनी होती है। मतलब आपको हर विभाग को उसके अधिकार और उसके दायित्व बताने होते हैं, उसके संबंध, उसके बीच में संबंध एक स्थापित करना होता है। अधिकार के साथ साथ जो उनके राइट्स हैं उसके साथ साथ उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी तय कर दी जाती हैं, हर व्यक्ति की, हर कर्मचारी की और हर विभाग की। ठीक है ना। इसके पश्चात संगठन में समन्वित एवं सहयोगी प्रयत्न के लिए प्रत्येक विभाग में कार्यों को निश्चित कर उनको इकाइयों एवं विभागों में विभक्त कर विभिन्न पदों के लोगों के दायित्वों को परिभाषित करना सम्मिलित होता है। ठीक है ना, तो जो ऑर्गेनाइजिंग वाला काम है, संगठन का जो काम है, उसमें सभी सहयोगी प्रयत्न के लिए सबके सबके जो प्रयत्न हैं वो एक दिशा में हो, सारे विभाग एक दिशा में काम कर रहे हों, उसके लिए प्रत्येक विभाग में उनको उनके कामों को निश्चित कर दिया जाता है, उनको इकाइयों एवं विभागों में विभक्त कर दिया जाता है। उन कामों को कौन से काम, कौन सा विभाग कौन सा काम करेगा, कौन सी इकाई करेगी, और विभिन्न पदों के लोगों के दायित्वों को परिभाषित करना इसमें सम्मिलित। और उसके हिसाब से जो विभिन्न लोग हैं उनको उनके दायित्व, विभिन्न पदों पर जो लोग बैठे हुए हैं उनको उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको बता दी जाती हैं। ठीक है ना, ये सब काम किस में आते हैं, संगठन वाली क्रिया में आते हैं, जो कि हमने अभी पढ़ी है। इसके पश्चात जो अगली क्रिया होती है, जब आपने संगठन कर लिया, इसके पश्चात है नियुक्ति करना। तो विविध क्रियाओं के निष्पादन के लिए लोगों की नियुक्ति इस चरण में आती है। मतलब बहुत सारी जो अलग अलग काम है उसको करने के लिए, उसके निष्पादन के लिए, निष्पादन का मतलब होता है करना, उसको करने के लिए लोगों की नियुक्ति करने के अंतर्गत आती है या नियुक्तिकरण में आती है। तो इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सही प्रकार के व्यक्तियों को अलग अलग पदों पर नियुक्त किया गया है। मतलब जो लोग हैं उनको उनके जो कौशल है, जो उनकी पढ़ाई है, उसके हिसाब से काम का बंटवारा किया गया है और ऐसी जगह पर नियुक्त किया गया है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी है वो दे पाए। इसमें कर्मचारियों की भर्ती शामिल है। भर्ती का मतलब है एप्लीकेशंस कलेक्ट करना, सबसे लोगों से उनकी फॉर्म भरवाना, एग्जाम्स करवाना। ठीक है ना। इसके पश्चात है चयन में एग्जाम करवाना और इंटरव्यू वगैरह ये शामिल है, और फाइनल सिलेक्शन करना। मतलब उसके पश्चात पारिश्रमिक, कितनी सैलरी किसको देनी है, कितना रेम्युनरेशन देना है। ठीक है ना, और कार्यस्थान निश्चित करना कि उसको काम कहाँ करना है। ठीक है ना, उसको उसकी जो काम करने की जगह है वो बताना। ठीक है ना, उनका कार्य स्थान निश्चित करना। वो कैसे निश्चित करेंगे आप, जिस हिसाब से आपने व्यक्ति लिए हैं उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनके जो काम करने के स्किल्स हैं, उसके हिसाब से आप तय करेंगे। ठीक है ना, ये सब कौन तय करता है, प्रबंध तय करता है। तो ये भी प्रबंध का एक कार्य है, नियुक्ति करना। अगला काम है निर्देशन करना। निर्देशन का मतलब होता है डायरेक्शन इंग्लिश में। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रबंध है वो निर्देशन के कार्य में अधीनस्थों को मार्गदर्शित करता है। जो उसके नीचे के लोग हैं उनको दर्शन करना, उनके कार्यों का पर्यवेक्षण करना। ठीक है ना, उनके कार्यों को सुपरविजन करना, उनको इन्फॉर्मेशन देना, सूचना देना, और उनको मोटिवेट करना यानी कि अभिप्रेरणा करना, ये सब इसके अंदर सम्मिलित हैं। तो प्रबंधक को जरूरी है कि एक अच्छा नेता होना चाहिए और उसमें डायरेक्शन की, मतलब निर्देशन देने की और मार्गदर्शन करने की जो क्षमता है, जो योग्यता है वो होनी चाहिए। उसे अपने जो नीचे के जो लोग काम करने वाले हैं उनको
उनका मतलब उनको सुपरविजन करना चाहिए, उन पर निगरानी रखनी चाहिए और जब भी उनको सामने कोई कठिनाई आए तो उनकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली आप अपने नीचे के लोगों की निगरानी कर रहे हैं, उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उनकी हेल्प भी करना प्रबंध का कार्य है। और इसमें जो बहुत ज्यादा मददगार होती है वो होती है संप्रेषण प्रणाली। संप्रेषण प्रणाली मतलब कम्युनिकेशन। हमने पिछले जो पाठ जो पिछला हमने हाई स्कूल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन क्या होता है। तो आपको अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करना आना चाहिए, ठीक है ना। संप्रेषण करना आना चाहिए। अपने अधीनस्थों से आप अच्छे तरीके से सूचना का आदान प्रदान कर रहे हैं और बिना देरी के कर रहे हैं तो आपको आपके कार्य में जरूर मदद मिलेगी। तो प्रबंधकों से कर्मचारियों को और कर्मचारियों से प्रबंधकों को सूचना सही समय पर मिलनी चाहिए, ठीक है ना। मैनेजर्स को अपने जो नीचे के लोग हैं, अधीनस्थ हैं, उनकी आवश्यकताओं की समझ भी होनी चाहिए और उसी के अनुरूप उन्हें कार्य करने की प्रेरणा देनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब किस में आता है? निर्देशन करने में आता है। इसके पश्चात आता है नियंत्रण करना यानी कि कंट्रोल करना। तो प्रबंध के इस कार्य के अंतर्गत ये देखा जाता है कि योजनाओं के अनुसार कार्य का निष्पादन हो रहा है। जो हमने योजनाएं बनाई थी उसके हिसाब से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक तरह से इसमें जो काम आप कर रहे हैं उसका मूल्यांकन करके देखते हैं कि जो हमने प्लानिंग की थी उसके हिसाब से काम पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है। योजना में जितना कार्य रखा गया था उस मापदंड से वास्तविक रूप में हुए कार्य को मापा जाता है, ठीक है ना। जो आपने तय किया था कि इतने समय में ये काम हो जाना चाहिए, वो आप देख सकते हैं कि उतने समय में हुआ या नहीं हुआ। हो सकता है आपने कार्य की कुछ गुणवत्ता रख रखी हो कि इस क्वालिटी का काम होना चाहिए, वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो जो मापदंड आपने रखे थे उस प्लानिंग के समय उसके अनुसार वास्तविक रूप में हुए कार्य को मापा जाता है, ठीक है ना। और फिर अगर आपको कोई इसमें अंतर दिखाई देता है तो आप उसको सही करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप योजना में संशोधन कर सकते हैं कि आपकी प्लानिंग में कुछ चेंज करने की जरूरत है। कार्य विभाजन में सुधार कर सकते हैं, मतलब आपने हो सकता है गलत आदमी को गलत काम में दे रखा हो या वो जिस आदमी को काम दे रखा हो वो काम नहीं कर पा रहा हो, दूसरा आदमी करने में सक्षम हो, तो आप कार्य विभाजन में सुधार कर सकते हैं। और श्रेष्ठतर मार्गदर्शन प्रदान करना, मतलब हो सकता है आपके मार्गदर्शन में कुछ कमी रह गई हो तो आपको अधिक से अधिक अच्छा मार्गदर्शन प्रदान करना होगा। तो ये सब काम किस में आएंगे? प्रबंधक के नियंत्रण करने में आएंगे। तो जो प्रबंध के जो नियंत्रण करने वाले कार्य हैं वो इस प्रकार थे। अब सबसे लास्ट में हम बात करेंगे समन्वय की। वो समन्वय क्या है? समन्वय इन सभी काम जो हमने पढ़े इन सबको करने के लिए एक 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 एक, एक कड़ी का काम करता है, ठीक है ना। सबको एक साथ इकट्ठा करने का काम करता है। तो समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, किसी सामान्य उद्देश्य से संस्था के कर्मचारियों द्वारा मिलजुल कर कार्य करने की क्रिया है, ठीक है ना। कैसे कार्य करने की क्रिया है? मिलजुल कर, जिसमें कि सारे लोग मिलजुल कर काम करते हैं। समन्वय किसी संगठन की क्रियाओं को सामूहिक रूप से करने की कला है, ठीक है ना। संगठन की क्रियाओं को कैसे करने की? सामूहिक रूप से। यह प्रबंध का सार है और ये प्रबंध का पृथक कार्य नहीं है। प्रबंध के अंतर कोऑर्डिनेशन का काम तो इनबिल्ट है, ठीक है ना, अपने आप अंतर्निहित है। ये अलग से कोई कार्य नहीं है। प्रबंध के अन्य कार्यों को पूरा करने के लिए इसकी सहायता ली जाती है। अभी हम देखेंगे कि समन्वय कितना आवश्यक है। समन्वय अगर नहीं होता है तो जो जितने हमने कार्य पढ़े, निर्देशन, नियंत्रण, ये सब बेकार हो जाते हैं, ठीक है ना। समन्वय एक दिशा प्रदान करता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे समन्वय की विशेषताओं की। तो समन्वय क्या है? हम लोगों ने पांचों जो मुख्य कार्य थे उनकी अलग अलग चर्चा कर ली और इस बात अब यहाँ पर ये बात हमको बतानी जरूरी है कि सभी क्रियाओं को संपूर्ण व्यवसाय के उद्देश्य की प्राप्ति में योगदान देना चाहिए, ठीक है ना। और जो अलग अलग विभाग होते हैं उनको एक दूसरे के कंप्यूटर की तरह नहीं बल्कि एक साथ काम करना चाहिए और एक शरीर के अंगों की भांति काम करना चाहिए। जैसे शरीर के अलग अलग अंग हैं, हाथ, पैर, आपका सर, ठीक है ना, पेट, के सब लोग क्या काम करते हैं? शरीर के लिए काम करते हैं। ये सब अलग अलग होके काम नहीं करते हैं, ये एक होके काम करते हैं। तो इसी प्रकार के जो बहुत सारे विभाग होते हैं किसी संस्थान में, किसी संगठन में, उनको एक एक उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो एक स्वस्थ मानव शरीर के लिए जैसे शरीर के प्रत्येक अंग का उचित रूप से काम करना आवश्यक है, उसी तरह से प्रत्येक विभाग का काम संपूर्ण संगठन के लिए महत्वपूर्ण है। ये चीज प्रबंधकों को समझनी चाहिए, ठीक है ना। प्रबंधकों को इसलिए देखना चाहिए कि संगठन में हर आदमी संगठन के उद्देश्यों को समझता हो, ठीक है ना, और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए दूसरों के सहयोग से काम करता हो, ठीक है ना। तो ये चीजें जरूरी है। प्रबंध का ये जो कार्य है वो समन्वय कहलाता है। अब हम बात करेंगे समन्वय की विशेषताओं की। तो समन्वय क्या है? वो प्रबंध का सार है। समन्वय प्रबंध की प्रक्रिया का निचोड़ है,
ठीक है ना। ये प्रबंध का केवल कार्य ही नहीं है बल्कि पूरा एक सार है, मतलब पूरी भावना ही इसके अंतर्गत आ जाती है। प्रबंध किसी भी संस्था के भौतिक संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों की समन्वय प्रक्रिया है। किस प्रकार से भौतिक संसाधन और मानवीय प्रयास एक साथ होकर संगठन के लिए काम करते हैं, वो समन्वय की सहायता से आता है। अगला है, प्रबंध के सभी स्तरों पर समन्वय आवश्यक है। किसी भी संगठन के विभिन्न विभागों में जो व्यक्ति काम कर रहे होते हैं, यदि उनके कार्यों में उचित समन्वय नहीं होगा तो क्या होगा, संस्था का जो काम है वो सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा, ठीक ढंग से नहीं हो पाएगा। अतः प्रबंध के सभी स्तरों पर समन्वय की आवश्यकता होती है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए परचेज का डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो या डिस्ट्रीब्यूशन का डिपार्टमेंट हो, इनकी क्रियाओं में पारस्परिक समन्वय अत्यंत आवश्यक है। ठीक है ना। अगर परचेज और उत्पादन में मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नहीं है, अगर आप परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज का मतलब होता है जो रॉ मटेरियल का इंतजाम करता है, ठीक है ना, कच्चे माल का जो इंतजाम करता है, मशीनों का इंतजाम करता है, वो सब क्रय डिपार्टमेंट करता है। तो अगर क्रय डिपार्टमेंट सही समय पर उत्पादन के साथ समन्वय नहीं करेगा और उसके हिसाब से सामान नहीं खरीदेगा तो उत्पादन का कार्य बंद हो सकता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर उत्पादन और विपणन में कोऑर्डिनेशन नहीं है, विपणन होता है डिस्ट्रीब्यूशन, तो उत्पादन अगर विपणन के हिसाब से उत्पादन नहीं कर रहा है चीज़ों का, उत्पादन का विभाग, तो भी समस्या आ सकती है, क्योंकि ऐसी चीज़ें बन सकती हैं जिनकी की मार्केट में डिमांड ही नहीं है। ठीक है ना। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सारे डिपार्टमेंट्स के बीच एक कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, समन्वय आवश्यक है। समन्वय एक सतत प्रक्रिया है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। समन्वय जो है वो हमेशा की जाती है, जब तक डिपार्टमेंट सारे चल रहे हैं तब तक समन्वय आवश्यक है। ठीक है ना। क्रय हो गया, उत्पादन हो गया, वित्त हो गया, विपणन हो गया, ये सारी की क्रियाओं में पूर्ण समन्वय का होना अत्यंत आवश्यक है और एक ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी बंद नहीं होती है। व्यवसाय के सभी प्रबंधकीय कार्यों में समन्वय अत्यंत आवश्यक है। ठीक है ना। इसके पश्चात है ये सर्वव्यापी प्रक्रिया है। इसके सिद्धांत, कौशल एवं तकनीकें सभी प्रकार के मानवीय संगठनों के संचालन में समान रूप से लागू होती हैं। तो जो समन्वय है वो सभी संस्थानों में, सभी संगठनों में समान रूप से लागू होता है। ठीक है ना। प्रबंध और कर्मचारियों के बीच समन्वय स्थापित करके ही संस्था का विकास संभव है। जैसे हमने बात की विभागों के बीच में समन्वय होना चाहिए, वैसे ही प्रबंध और कर्मचारियों के बीच भी समन्वय होना चाहिए। जब प्रबंध और कर्मचारियों के बीच समन्वय नहीं रहता है तो औद्योगिक अशांति पैदा होती है, हड़ताल होती है। ठीक है ना। कई बार वो हिंसक रूप भी ले लेती है चीजें। तो ये सब जरूरी है। तो समन्वय जो है बहुत अधिक जरूरी है, ये सर्वव्यापी प्रक्रिया है। और जो समन्वय है वो उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करता है। समन्वय की सहायता से संस्था अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकती है। ठीक है ना। संस्था के सभी कर्मचारी जब सामूहिक रूप से कार्य करते हैं तभी लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि सामूहिक जो समन्वय है उसकी क्या क्या विशेषताएं दी गई हैं। ठीक है ना। अब हम बात करेंगे समन्वय के महत्व की। तो समन्वय के अर्थ और विशेषताओं को देखकर आप ये कह सकते हैं कि इसका अत्यधिक महत्व है। बिना उचित समन्वय के मानवीय प्रयासों का पूर्ण लाभ नहीं मिल सकता है। ठीक है ना। तो क्या किस किस तरीके से जरूरी है समन्वय? पारस्परिक स्नेह बनाए रखने में सहायक। अभी हमने कहा कि प्रबंध और कर्मचारियों के बीच, ठीक है ना, एक समन्वय होना चाहिए, एक दूसरे की बात उनको सुननी चाहिए, एक दूसरे की बात पता होनी चाहिए। तो एक संगठन के कर्मचारियों में पारस्परिक स्नेह बनाए रखने में समन्वय आवश्यक है। मनमुटाव और विवादों को समाप्त करता है तथा साथ मिलकर काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ठीक है। ये भी आप बहुत सरल सी चीजें समझ सकते हैं। बिना उचित समन्वय के लोगों में मेलजोल संभव नहीं है। ठीक है ना। वो समन्वय चाहे विभागों के बीच में हो, चाहे कर्मचारियों और प्रबंध के बीच में हो। ठीक है ना। तो विभिन्न विभाग और व्यापारिक इकाइयां विभिन्न स्थानों पर स्थित होती हैं, तो तब तो और जरूरी हो जाता है कि उनके बीच में जो प्रॉपर समन्वय है, मतलब सही प्रकार का समन्वय होना चाहिए। प्रबंध और कर्मचारियों के बीच प्रत्यक्ष संपर्क बिना समन्वय के संभव नहीं। जो हमने बात की, प्रबंध और कर्मचारियों के बीच में भी संपर्क होना चाहिए। ठीक है ना। और न्यूनतम समय में अधिकतम उत्पादन केवल समन्वय के साथ ही संभव है। अगर समन्वय नहीं है तो ये किया जाना संभव नहीं है। समन्वय द्वारा जो कर्मचारी हैं उनकी कार्य कुशलता और नैतिक बल में वृद्धि संभव है। ये भी समन्वय का एक लाभ है, समन्वय का एक महत्व है। ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रबंध के सिद्धांतों की। ये बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक है। प्रबंधकों के निर्णय में जब प्रबंधक डिसीजन लेते हैं तो प्रबंध के सिद्धांतों का बहुत ज्यादा महत्व होता है।
ठीक है ना। प्रबंध के सिद्धांत क्या होते हैं? प्रबंध के सिद्धांत ऐसे नियम हैं या ऐसे 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 सूत्र समझ लीजिए आप, जिसके की सहायता से प्रबंधक अपना कार्य करते हैं। प्रबंध के सिद्धांत कारण और प्रभाव के संबंध को प्रदर्शित करते हैं, मतलब वो बताते हैं कि ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ठीक है ना। तो अगर कोई कोई फिनोमिना हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो उसके पीछे क्या कारण है और उसकी वजह से क्या प्रभाव हो सकते हैं, ये प्रबंध के सिद्धांत के द्वारा हमको पता चलता है। जैसे जो मान लीजिए कार्य के विभक्तिकरण के सिद्धांत, जो कार्य को के डिस्ट्रीब्यूशन का जो सिद्धांत होता है, प्रिंसिपल होता है, उसके अनुसार विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन, जब आप काम का विभक्तिकरण कर देते हैं, काम को छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, तो आप क्या करते हैं, आप विशिष्टीकरण को बढ़ावा देते हैं। मतलब मान लीजिए जैसे अगर कुछ आप एक जैसे हम एक कार का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है ना। तो कार के अंदर बहुत अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो आपको उनके हिसाब से अगर उन कंपोनेंट्स को बनाने के लिए लोगों को बांट दें, जैसे टायर अलग बनाए, बोनेट अलग बनाए, इंजन अलग बनाए, तो क्या होगा, तो उस काम को अब जब आपने बांट दिया, छोटा कर दिया, तो विभक्त कर दिया, बांट दिया है, तो फिर जैसे टायर जो बना रहा है उसको टायर बनाने में महारत हासिल हो जाएगी, तो उसको क्या हो जाएगा, विशिष्टीकरण हो जाएगा। तो इस प्रकार से कार्य विभक्तिकरण का परिणाम विशिष्टीकरण होता है, ठीक है ना। तो प्रबंध के सिद्धांतों को प्रयोगात्मक आधार पर बांटा जाता है, ठीक है ना। प्रबंध के सिद्धांत कारण एवं प्रभाव के संबंध को प्रदर्शित करते हैं, मैंने अभी आपको बताया। आधारभूत सत्य ये है, ये जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो आधारभूत सत्य है, ठीक है ना, जो कि निर्णय हेतु, जो कि डिसीजन लेने हेतु मैनेजर्स को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, किस प्रकार का डिसीजन किस सिचुएशन में लेना चाहिए, ये कौन बताता है, प्रबंध के सिद्धांत बताते हैं। अब है प्रबंध के सिद्धांतों की प्रकृति। प्रबंध के सिद्धांत सबसे पहली जो प्रकृति में आएगी बात, वो आएगी सार्वभौमिक प्रयोग की। जो प्रबंध के सिद्धांत होते हैं वो सभी प्रकार के संगठनों में प्रयोग में लाए जाते हैं, चाहे वो सरकारी उपक्रम हो, चाहे शैक्षिक संस्थान हो, चाहे व्यावसायिक उपक्रम हो, इन सब में इसका प्रयोग होता है। इसलिए ये क्या है, इनका जो यूज है वो यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक है। इसके पश्चात है लोचपूर्ण। लोचपूर्ण मतलब फ्लेक्सिबल। तो प्रबंध के सिद्धांतों को परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। ऐसा नहीं कि ये जो सिद्धांत लिखे गए हैं वो बदल नहीं सकते, मतलब उसमें चेंज कर सकते हैं आप अपने हिसाब से उसको, इसलिए ये लोचपूर्ण है। तो उनको परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए जब कोई संस्था स्थापित होती है तो वो केंद्रीकरण के सिद्धांत का प्रयोग करती है। जब आप ये आगे पढ़ेंगे तो जब संस्था कोई स्थापित हो रही है, किसी संस्था को हम बना रहे हैं, तो उस समय जो सारी पावर्स होती हैं वो उसके जो बनाने वाले हैं उनमें निहित रहती है। लेकिन जैसे जैसे संस्था का आकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे जो पावर्स है वो दूसरों को भी डेलीगेट की जाती है, दूसरों को भी दी जाती है, तो वो धीरे धीरे विकेंद्रीकृत हो जाती है। तो संस्था का आकार बढ़ने पर हम विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। अगला है मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने का उद्देश्य। तो मानव के व्यवहार का मापन बहुत मुश्किल है। प्रबंध के सिद्धांत मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं, इसलिए मानव संसाधन किसी भी संगठन को अपना अधिकतम सहयोग देते हैं। तो इस प्रकार से जो प्रबंध के सिद्धांत हैं वो मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने के उद्देश्य से बनाए गए हैं। अगला है कारण एवं प्रभाव संबंध। प्रबंध के सिद्धांत कारण और प्रभाव को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। इससे विभिन्न क्रियाओं का प्रभाव विभिन्न निर्णयों पर पड़ता है। उदाहरण के लिए अनुशासन का सिद्धांत होता है, उससे ये स्पष्ट हो जाता है कि अनुशासन अगर होगा तो व्यवसाय अच्छी तरीके से चलेगा, और अनुशासन में अगर कमी होगी तो व्यवसाय को आप सही ढंग से नहीं चला सकते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कोई किसी की बात सुनेगा ही नहीं अगर अनुशासन नहीं है तो, ठीक है ना। तो इसलिए व्यवसाय को अच्छी प्रकार से चलाने के लिए अनुशासन की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। अगला है प्रबंध के सिद्धांतों का महत्व। अब इसका क्या महत्व है? प्रबंध के सिद्धांतों का सबसे पहला महत्व तो यही है कि प्रबंध में शोध और निर्देशक का काम करता है कौन? प्रबंध के सिद्धांत। प्रबंध के सिद्धांतों का पालन करने से प्रबंधक का कार्य अत्यंत ही सरल हो जाता है, ठीक है ना। प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग करके नवीन परिस्थितियों में प्रबंधकीय कार्य अत्यंत प्रभावशाली ढंग से किए जा सकते हैं। अगर आपने प्रबंध के सिद्धांत आपको आते हैं तो आप अगर परिस्थितियां परिवर्तित भी हो जाएंगी तो भी आप प्रबंध के सिद्धांतों का प्रयोग करके काम को प्रभावशाली ढंग से करा पाएंगे, ठीक है ना।
उदाहरण के लिए पुराने समय में श्रमिकों को उनके पारिश्रमिक द्वारा वितरित किया जाता था। पहले क्या होता था, आप कितना अधिक सैलरी के हिसाब से आप जो कर्मचारी होते थे उनको मोटिवेट करते थे। लेकिन अब क्या हो गया है, आधुनिक समय में श्रमिकों को आप स्वास्थ्य सुविधाएं देके, उनके बच्चों को शिक्षा सुविधाएं देकर उनको मोटिवेट कर सकते हैं। मतलब मोटिवेशन की जो इकाई थी, मोटिवेशन की जो तरीका था, वो काफी परिवर्तित हो गया है समय के साथ। ठीक है ना। ये सब किसकी सहायता से संभव हो पाया? प्रबंध के सिद्धांतों की सहायता से संभव हो पाया। अगला है समझ में वृद्धि। प्रबंध के ज्ञान के सिद्धांत द्वारा प्रबंधकों को अपने उपक्रम को सही ढंग से संचालन में मदद मिलती है, उनकी समझ में वृद्धि होती है और सही निर्णय लेने में उनको सहायता मिलती है। अगला है प्रबंधकों के प्रशिक्षण के क्षेत्रों का ज्ञान। तो सिद्धांत प्रबंधकों के लिए संदर्भ का काम करते हैं, उनके लिए रेफरेंस का काम करते हैं। इस बात का मूल्यांकन करने में सहायक होते हैं कि किस बात का मूल्यांकन कर सकते हैं कि उनके द्वारा निर्णय लिए गए निर्णय ठीक हैं या नहीं। ठीक है ना। और ये संदर्भ का काम करते हैं। मतलब इसके पश्चात है कार्यकुशलता में वृद्धि। तो ये सिद्धांत होते हैं प्रबंधकों के लिए सही निर्णय लेने के लिए मार्गदर्शन का कार्य करते हैं, और एक उपक्रम की समस्याओं के समाधान के लिए सिद्धांत प्रबंधकों की सहायता करते हैं, और इस प्रकार से उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। ठीक है। इसके पश्चात जो अगली चीज है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना। वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, जो कि FW मतलब फ्रेडरिक W टेलर ने बताए थे। ठीक है ना। उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आपको फिर एक बार अपना व्हाट्सएप नंबर दिखा देता हूँ, इसको नोट कर सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम का जो ID है वो ये है। इसके पश्चात आप लोगों से एक बार फिर वही अनुरोध रहेगा कि आप लोग अपने जानने वाले, अपने दोस्त, ऐसे लोग जो कि किसी भी हिंदी माध्यम के बोर्ड से इंटरमीडिएट या हाई स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो, उनके साथ आप हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।